पैसा और पॉलिटिकल पावर, केंद्र में बीजेपी की सरकार और हरियाणा में भी बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट, और यहां पर सांसद साहब की जो बेटे हैं उन पर एक भयानक आरोप लगता है। आरोप क्या है कि वो लड़कियों का पीछा करता है। लड़कियों को पीछा करने से पहले वो शराब गटकता है और पहली बार जब लड़की को देखता है उसे लगता है कि इस लड़की का पीछा करना चाहिए। मकसद क्या है ये अब तक साफ नहीं है। जब पुलिस थाने में कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आई कि देखिए अगर ये सारे आरोप लग गए और लड़के पर आरोप लगा कि वो किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहा था तो उसे बेल नहीं मिलेगा, और जिस रोज उसे अरेस्ट किया जाता है फौरन ही 2 ऐसी धाराएं उसे हटा दी जाती हैं ताकि उस लड़की को बड़ी आसानी से बेल मिल जाए। ये जो पूरा वाकया है, जो पूरा सीसीटीवी फुटेज है जहां पे एक लड़का एक लड़की का पीछा कर रहा है, हर एक सबूत पूरी दुनिया के सामने है। फिर अचानक से इस लड़की को बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद ये जो पूरा जो केस है 2017 का था, 2 अगस्त 2025 जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगली हफ्ते इसकी फिर से सुनवाई होनी है चंडीगढ़ कोर्ट में। अभी जो लड़का है, जो बीजेपी सांसद का जो बेटा है, ये कौन सी लड़की का पीछा कर रहा था? लड़की है आईएएस अफसर की बेटी, और पहली बार जो बीजेपी सांसद का जो बेटा है शराब गटकने के बाद उस लड़की को देखता है और उसका मन मचल उठता है। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर की कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले जानिए कि आज हम बीजेपी सांसद बेटे के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल ये जो लड़का है, इस लड़के को हरियाणा सरकार ने जॉब ऑफर की है। जॉब क्या ऑफर की है? जॉब मिली है इसे लॉ ऑफिसर, मतलब कानून का अफसर बनाया गया है इसे हरियाणा सरकार के अंदर। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा लड़का जिस पर हरासमेंट का, किडनैपिंग का, स्टॉकिंग का तमाम धाराएं लगाई गई हैं, कोर्ट में ऑनगोइंग केस है, उस लड़के पर जिम्मेदारी दे दी गई है उसके कंधों पर कि तुम जाओ और लॉ ऑफिसर बनो, हरियाणा सरकार की पैरवी कोर्ट में करना, वकालत में जो वकीलों को जो हेल्प चाहिए तुम वो सारी चीजें करना। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या उस बिटिया को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से पैसा, पॉलिटिकल पावर के लिए एक लड़की पर जिस पर आरोप लगा है कि लगातार वो लड़कियों का पीछा कर रहा था, जब तक उस पर मामला अब तक ऑनगोइंग कोर्ट में चल रहा है मामला, उसे लॉ ऑफिसर बनाकर हरियाणा की जो सरकार है वो क्या बताना चाहती है? कि वो ये बताना चाहती है उस लड़की को कि देखो तुम्हारा मामला तो कोर्ट में चलता रहेगा, हमें तो अपना काम करना ही है, क्योंकि पापा जी सांसद हैं, बीजेपी की सरकार है दोनों जगह, हम जो चाहें वो कर लें। थोड़ा सा इंतजार कर लेते, अगर मान लीजिए कोर्ट उन्हें छोड़ देता तो आप बेशक उन्हें एकदम सलाखों पे बैठाइए, लेकिन जब ऑन गोइंग केस चल रहा है, लड़का बेल पे छूटा हुआ है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसने कबूल तो कर लिया है कि वो लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन किडनैपिंग करने की कोशिश नहीं हुई थी। लेकिन बावजूद इसके उसे लॉ ऑफिसर बनाकर मकसद क्या है ये समझ से परे है। लेकिन चलिए उस रोज क्या क्या चीजें हुई थी तफसील से आपको अब समझाते हैं। देखिए, जिस बीजेपी सांसद की यहाँ पर बात हो रही है वो कोई और नहीं है, उनका नाम है सुभाष बराला, और उन्हीं के बेटे हैं विकास बराला, जिन पर यह आरोप लगा है और जिन्हें इस वक्त हरियाणा में हरियाणा सरकार ने एएजी यानी कि एसोसिएट एडवोकेट जनरल उर्फ लॉ अफसर नियुक्त किया है। उन्हें एक लॉ अफसर की उपाधि दी है। अब जो सुभाष बराला हैं, जो इनके पिताजी हैं, वो करीब करीब 2014 से साल 2020 तक हरियाणा में यानी प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के हरियाणा में, और साथ ही साथ जब ये सांसद बनते हैं तो अपने बेटे को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन अब आखिर में उस रोज़ हुआ क्या था, और वो आईएएस की जो बेटी हैं जिनका नाम वर्णिका कुंडू है, आखिर उन्होंने इस पूरी चीज़ पर क्या बताया था, जिसके बाद मीडिया में पूरी खबर आई और यहाँ तक की नौबत आई कि पुलिस को विकास बराला को अरेस्ट करना पड़ा। दरअसल जैसा शुरुआत में दीपक ने बताया, साल 2017 का मामला है, तो 4 अगस्त 2017 को ये पूरा जो बयान है हम वो बता रहे हैं जो वर्णिका कुंडू ने उस वक्त मीडिया में आके दिया था, पुलिस को दिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि चंडीगढ़ में वो एक आईएएस अफसर की बेटी है, रिटायर्ड आईएएस अफसर की, और हुआ ये कि करीब 12:15 बजे रात को वो सेक्टर 8 मार्केट से अपनी कार से जा रही थी, अपने घर से निकली थी, वो फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी,
और तभी जैसे ही वो सेक्टर 7 की तरफ पहुंचती हैं, उन्हें लगता है कि एक ब्लैक कलर की टाटा सफारी जो है वो उनका पीछा कर रही है। और ऐसे में उन्होंने रास्ता बदलने की कोशिश की और रास्ता बदलते बदलते वो सेक्टर 26 जाने के लिए मजबूर हो गई। इसके बाद जो पीड़िता है वर्णिका कुंडू है, बताती हैं कि उन्होंने अपनी जो रोड थी उसको मोड़ने की कोशिश भी की। उन्होंने ये भी ट्राई किया कि अगली तरफ जो सड़क जा रही है वो अपनी गाड़ी को वहाँ घुमा ले, लेकिन जैसे उन्होंने गाड़ी घुमाई उन्होंने देखा कि जो टाटा सफारी उनके पीछे थी वो अब भी लगातार उनके पीछे आ रही है और जैसे उन्होंने टर्न लिया टाटा सफारी ने भी उसी वक्त टर्न ले लिया। ऐसे में उन्हें डाउट होता है कि कोई तो है जो उनका पीछा करने की कोशिश करे और एकदम से उन्हें टेक ओवर किया जाता है, गाड़ी लगाई जाती है और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की जाती है। ये उनका बयान था। इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि उस टाटा सफारी में से एक लड़का उतरता है, एक युवक उतरता है और वो उनकी कार की तरफ बढ़ता है। वर्णिका कुंडू ने बताया कि शायद उस वक्त उन्हें गाड़ी से निकालकर किडनैप करने की कोशिश की जाती, लेकिन उनका जो दरवाज़ा था वो लॉक था, मिरर एकदम लॉक था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बच पाई। लेकिन उन्होंने जितना अंदाज़ा लगाया और जैसा वो बात को समझ पाई, उन्हें समझ में आया कि कोई उन्हें लगातार फॉलो कर रहा है और जैसे उनकी गाड़ी को टेक ओवर करके रोका गया वैसे ही सामने टाटा सफारी से कोई निकल कर आता है और कोशिश करता है कि गाड़ी को खींचकर उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन प्रॉपर लॉक होने की वजह से वो बच जाती हैं। इसके बाद वो सीधे पुलिस को कॉल करती हैं, 100 नंबर डायल करती हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं और सारी चीज़ें बताती हैं। अब वो भी एक रिटायर्ड आईएएस की बेटी थी, तो ऐसे में जो पुलिस है वो भी फ़ौरन एक्शन में आती है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं और ऐसे में जो धाराएं हैं वो लगाई जाती है। वो बताया जाता है कि जो विकास बराला हैं, जो बीजेपी के सांसद जो हैं सुभाष बराला, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने वर्णिका कुंडू को स्टॉक करने की कोशिश की, किडनैप करने की कोशिश की, इस तरीके से धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन जैसे ये खबर आई, बताया गया कि 18 जुलाई को नोटिस आया, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें उनका नाम था और लिखा था विकास बराला जो हैं वो अब लॉ अफसर बन गए हैं। तो ऐसे जैसे ये खबर देखी और वर्णिका कुंडू ने जब ये खबर देखी तो उन्हें बहुत आहत हुआ, उनका दिल दुख गया। उन्हें समझ में आया कि जो इंसान कानून तोड़ रहा था उसी को कानूनी अफसर बना दिया गया। मतलब वो आदमी जो खुद जो सड़क पर चलते हुए लड़कियां छेड़ रहा है, जो स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उस पर आरोप लगाया वर्णिका कुंडू ने, और जो आदमी लगातार कानून तोड़ रहा है, जिसने इस तरह से एक हरकत की, उसी को कैसे कानूनी अफसर बनाया जा सकता है। इसको लेके उन्होंने लगभग 4 पेज का जो पोस्ट है वो लिखा है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसमें तमाम तरीके की चीज़ें कही हैं उन्होंने। जैसे अगर मैं आपको मेन पॉइंट समझाना कोशिश करूँ तो उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक पद का अगर कोई किसी को दिया जाता है तो केवल एक फैसला नहीं होता, वो एक नैतिक आधार पर भी दिया जाना चाहिए। मतलब आम जनता को लेके, बाकी सब चीज़ों को लेकर भी सोचना चाहिए। आप बीजेपी नेता के बेटे हैं, आप किसी बड़े अधिकारी के बेटे हैं, इसी आधार पर आपको कोई भी पद नहीं दे देना चाहिए। साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपको कोई भी पद किसी शख्स को दिया जा रहा है तो क्या उससे समाज का उत्थान होगा या वो इंसान सच में नैतिक मूल्यों पर खरा नहीं उतरेगा। इसके अलावा वो स्टेटमेंट में ये भी कहना चाह रही हैं कि ये जो मामला है हमेशा इसकी बस चर्चा हुई है, कभी नतीजा नहीं है। और जाहिर सी बात है 2017 का मामला है, अब तक ये जो विकास बराला हैं, इनके साथ जो इनके दोस्त भी थे आशीष, दोनों बेल पर बाहर हैं। जेल ये गए थे लेकिन बेल पर बाहर भी आते तो अब तक कोई ऐसा नतीजा निकल कर नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने अपना दुख तो जाहिर किया, लेकिन वो बोलती हैं कि उन्हें अब भी विश्वास है कि कोर्ट जो है, जो न्यायपालिका है, वो इंसाफ करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मीडिया ने, जनता ने उनका समर्थन किया, वो देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन इस तरीके से फैसला लेना, किसी एक नेता या किसी एक पार्टी से जुड़े होकर किसी भी शख्स की सारी गलतियां माफ़ कर दो, भूल जाओ, आंखों पर पट्टी चढ़ा लो, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। सिर्फ ये देखकर कि एक बड़े नेता के आप बेटे हो, आप किसी विधायक के कोई रिश्तेदार हो और उसके आधार पर आपने जो भी किया वो सब माफ़ कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। और जैसे हमने आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, इसके बाद कई बार ऐसा भी हो, जब ये सारी खबरें आई थी तो विकास बराला खुद भी सामने आए थे, उन्होंने कई तरीके से तर्क भी दिए थे कि उस रोज़ क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये अभी कोर्ट में चल रहा है और तमाम तरीके के जो एलिगेशंस हैं वो लगे थे विकास बराला पे। लेकिन अब जिस तरह से वो कानूनी अफसर बनाए गए, इस पर ना सिर्फ वर्णिका कुंडू बल्कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ये कही जा रही है कि जो पैसा है, जो पावर होती है, जो पॉलिटिक्स की, अगर आप उसको समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इस तरह से जो प्रमोशंस होते हैं, जो बड़े पद मिल जाते हैं, वो मिलने बहुत आसान हो जाते हैं अगर आप किसी भी ऐसी बड़ी पार्टी से या किसी बड़े इंसान के साथ जुड़े हुए हैं तो। देखिए, जो वनिता ने आपको चीज़ें बताई उसमें से हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमने अपने लाइब्रेरी से कुछ फुटेज निकालने की कोशिश की है, जो आप तमाम से उस सीसीटीवी फुटेज अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जो एरो में जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस वक्त, ये
वर्णिका की ही गाड़ी है जो आगे की ओर जा रही है, पीछे से जिस तरीके से वर्णिता ने बताया कि वो गाड़ी पीछा कर रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हमारे जो एंकर्स हैं, जो हमारे चैनल्स के, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, ये उस वक्त का वीडियो है जब वर्णिका ने खुद मीडिया से बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश की पूरी दुनिया को कि उस रोज़ उनके साथ क्या क्या हुआ था। अंग्रेजी में है, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि असल में उस रोज उनके साथ क्या क्या हुआ। खुद उन्हीं की जुबानी समझिए, ज़्यादा हार्ड अंग्रेजी नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। तो पहले उसे सुनिए, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। I mean, right about here, I saw lights in my rear view mirror. Saw a car coming really fast. Well, in the rear view mirror, that's where you Yeah. where you saw the light. Saw a car coming fast, so I just moved to the side to, let them cross. Right. Except, right when I reached the lights, they, This red light. yeah, Right. they pulled up next to me. So here they pulled up right next to you. Yeah, I assumed they would cross, but instead they pulled up next to me. And then I turned right, and their car turned right with me. Right on the right hand Yeah. side of you. Right. And right here is where they first swerved into my car and either trying to hit it or probably scare me or intimidate me into stopping. Okay. This is So they came really close to your car here. yeah, like inches maybe. They came close enough that I had to swerve left to save myself. Why was it that you felt so terrorized? Because even if they had just driven up next to my car normally and asked me to stop, I might even have opened my window a little bit to give them the chance to say if they maybe something's wrong with my car or whatever. I might have given them a chance, but their first action, like 3 seconds after I saw them, their first action was to swerve into my car. Right. And that was the first time that my heart actually skipped a beat, because I was like, why is this happening, what's happening? But even then I was like, maybe it was a mistake. I kept going. These lights that we just crossed, I thought I would turn right, move to a more crowded road, but they didn't let me. Their car was always to my right. Oh, so they didn't let you make that turn. No, their car was always to my right, just a little bit ahead. And I couldn't turn right, because if I had tried, I probably would have banged into their car. So instead, I came straight on this road. So you went on, Marnika, from here on, and they kept tailing you. What was going through your mind? They kept not tailing you. Yeah, they were Exactly like this car is right now. exactly like that But, car. a No, little yeah. further ahead, so I can't get ahead of them. And here, there's a turn right here. I tried to turn right here again so I could move to a different road. And this turn is where I had almost turned. I'd half turned into it, and they came and blocked my car. They blocked the road. I couldn't go ahead. Because it's 1 o'clock at night right now, and at that time it must be 12:30. So it was like this. It was as desolate as desolate as This this. road was, yeah. Right. There was nobody here, and this is where they blocked me. So they blocked you here. Oh Lord, that is a little scary. Yes. I tried to turn here, and this is where they stopped the car. I tried to turn right here, Okay. and they just parked in front of me and blocked the road. And that is when the guy in the passenger seat got out and started almost sauntering towards my car. And you reversed then. And that is when I reversed and went straight. And that was when... Because there's not because okay, yeah, it's 1 a.m. at night right now, but say 2 days ago it must be say 12:30. That's what it was, and it was because this is scary. It is scary. What do you do? Yeah, so that was, when I reversed and got sped away from here, my first instinct was that I need to call the cops. Because earlier when the first time they blocked me, I'd already decided that I need to, before anything else, note down the car's number. Right. Because even if they do something or they try to do something and they get away, I need to be able to tell the cops who it, what car it was. So I noted down the number, and here I reversed and I sped away, and I knew that the guy was out of the car. It would take them a while to. take them a while to come back, and that was my opportunity. That was when I called the cops, because that was the only First time you called the police is when you sped away from here. I only called them once. तो सुना आपने। अब हमने आपको उनका वीडियो तो दिखा दिया जब वो बता रही हैं कि उनके साथ उस रोज क्या क्या चीजें हुई थी। आप सुनिए खुद जो सांसद साहब के जो बेटे हैं विकास बराला, वो क्या क्या चीजें उस वक्त, ये पुराना वीडियो अभी का वीडियो नहीं है, उस वक्त वो अपनी सफाई में क्या क्या चीजें बता रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास बराला।
आप सब पिछले 5 महीने में मेरे बारे में तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। मुझ पे जो भी आरोप लगे हैं वे झूठे एवं निराधार हैं। वास्तविकता में इस केस का असली विक्टिम मैं ही हूँ। इन पिछले 5 महीनों में मुझसे एक बार भी मेरा पक्ष नहीं जाना गया और बहुत से लोगों ने मुझे ही दोषी समझ लिया। मेरे पिताजी एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत से राजनीतिक दल इसी बात के लिए मुझे टारगेट करके मेरे पिताजी की राजनीतिक छवि को खराब करना चाहते हैं। अब यहां पर उन्होंने सफाई तो दे दी, लेकिन सफाई देने के बाद पुलिस के सामने जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स है उन्होंने वहां पर कबूला कि देखिए मैं पीछा जरूर कर रहा था। मुझे अगर मैं आपको हूबहू बताऊं उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। उन्होंने पुलिस को ये जो इकबाल जो बयान दिया ये हर जगह मीडिया में है। उन्होंने कहा कि उस रात सेक्टर 9 के मध्य मार्ग पर ही वर्णिका को पहली बार देखा था। अब आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो दावा किया गया कि जो आशीष और विकास बराला है दोनों ने शराब पीने के बाद वहाँ पर शराब कहाँ से ली, सेक्टर 8 के एक लिकर शॉप से वहाँ से उन्होंने शराब ली, 2 बोतल बियर खरीदी थी, उसको पिया उन्होंने। और यहाँ पर जब उनसे पूछा गया, पुलिस द्वारा पूछा गया कि क्या आपने अपहरण की कोशिश की थी, तो वो सिरे से इसे इनकार कर देते हैं। बस उन्होंने ये कहा कि हमने कार से उनका पीछा ज़रूर किया था। अब यहाँ पर ये जो हुआ तो पूरी रात वो लॉकअप में उन्होंने बताया भी था। और जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी है कि उन पर कुछ इस तरीके की जिसमें बेल मिलने की गारंटी नहीं है, इन सारी धाराओं को तुरंत उसी वक्त लॉकअप से हटा दिया गया था। अब क्यों हटा दिया गया था, पुलिस को उस रोज क्या फाइंडिंग मिली थी, अब ये बात तो एक चीज हुई। लेकिन जो लड़की है, ये जो वर्णिका है, उनके पिता का या इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने बयान दिया है जो हूबहू मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मामला नहीं है जिस पर मुझे या मेरी बेटी को कोई टिप्पणी करने की जरूरत है। ये सरकार को देखना है कि वो किस तरह के लोगों को नियुक्त करे या किस तरह के लोग नियुक्त करें, ये सवाल उठा रहे हैं। मामला अभी भी चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7 साल बाद 2017 का वाक्य है, बचाव पक्ष की गवाही शुरू नहीं हो पाई है कोर्ट के अंदर। एक ऐसा मामला जहां पर पता लग रहा है कि लड़का पीछा कर रहा है लड़की की, अब गवाही शुरू होती है, आपने क्या देखा, आपको कब लगा, ये जो सारी चीज़ें होती है, इसके बाद फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। 7 साल हो चुके हैं, एक बेटी इंसाफ मांग रही है कि मेरे साथ जो चीज़ें गलत हुई हैं माय लॉर्ड मुझे मेरी मदद कीजिए। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में सोचिए कि इंसाफ इतना ज़्यादा डिले हो गया है कि अब उस लड़के को भी 7 साल बाद लॉ ऑफिसर बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उस वर्णिका के साथ जो चीज़ें हुई थी उसका मजाक बना दिया गया है और वर्णिका अब इंसाफ चाहती है। और ऐसी चीज़ों को सरकार को भी देखना चाहिए कि किन लोगों को उनका बैकग्राउंड चेक कर कर ही अच्छे पदों पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि समाज सुधारक का काम करना है इन्हें। और समाज सुधारक का काम ये क्या करेंगे जब बैकग्राउंड में ही इन पर बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हुए हैं और साफ साफ चीज़ें सबूत भी सामने पेश आ रही है। लड़की खुद बता रही है कि उस रोज उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। लेकिन बावजूद इसके जो सच्चाई है, वो कड़वी सच्चाई ये है कि 7 साल बीत चुके हैं, बचाव पक्ष की गवाही शुरू नहीं हुई है, लॉ ऑफिसर बना दिया गया है। एक बेटी ये कह रही थी जब मैं घर जा रही थी तो मेरा पीछा किया जा रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और हमें लगा कि इस वीडियो के जरिए आप सबको ये चीज़ें बताना ज़रूरी है कि हरियाणा में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।